हेलो प्रीमियर, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? सारे लोग अच्छे? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का अपना जो टॉपिक है, तो बेटा टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये यूनिट एंड डायमेंशन हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है 11th सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग को बताया जाता है भाई फिजिक्स है क्या। तो जैसे आपको मालूम है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी, और नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है नेचुरल लॉज, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनको नेचुरल लॉज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर समय अप्लाई होते हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है ना। तो जब भी हमसे पूछा जाता है भाई फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन निकल के आती है द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स, ठीक है। जब भी आप नोट्स बनाया करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करें, उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो हेल्प होगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर की। अब हमने कहा नेचर में होने वाले चेंजेस और उनकी स्टडी, है ना। यानी कि अब हम जब चेंजेस की स्टडी करते हैं तो चेंजेस की स्टडी करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा मेजरमेंट की। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट पे बात करनी चाहिए। मेजरमेंट के लिए जब हम आते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में मेरे को मिलता है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बना फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने कहा ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का, द क्वांटिटी, है ना, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल सा मीनिंग आया, अगर हम क्वांटिटी को किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते तो बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और उसको हम फिजिक्स में कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी बात हम फिजिक्स में नहीं करेंगे, ठीक है। ये बना मेरा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे शॉर्ट एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रूम का आप मेरे को लेंथ मेजर करके बताइए, तो आप लेंथ मेजर करके बता सकते हैं, ठीक है। लेंथ मेजर करके बता सकते हैं। अब लेंथ मेजरिंग आपका प्रोसेस क्या था उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप ऐसा सपोज करो कि ये जो व्हाइट बोर्ड है मेरा, ये व्हाइट बोर्ड आपका बेटा रूम है। अब ये इसका लेंथ है, ठीक है। अब आप लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग जब किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं कि उस पोर्शन को, भाई जिसको क्वांटिटी को मेजर करना है उसके एक छोटे से पोर्शन को हम लोग यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। उस छोटे से पोर्शन को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यूनिट बोलते हैं। तो जैसे मेरे को लेंथ अगर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, एक छोटे से लेंथ के पोर्शन को एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना देंगे, यानी कि यूनिट सपोज कर लेंगे। सपोज मैंने सपोज किया कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरी यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ 1 मार्कर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, लेंथ के एक छोटे से पोर्शन को यूनिट सपोज कर लिया। अब मैं क्या करूं, मैं इस मार्कर से इसको कंपेयर कराऊं, है। जब मैं मेजर करूंगा तो सपोज इसने इसको 20 टाइम्स कवर किया, तो आप क्या बोलने वाले हैं, आप बोलेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 20 मार्कर्स है। क्लियर हुआ? तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 20 मार्कर। अब ध्यान देना बात पे, हमें जब क्वांटिटी को मेजर करना था तो हमने उसी क्वांटिटी के एक छोटे से पोर्शन को यूनिट सेलेक्ट किया और उस यूनिट से इस कंप्लीट को कंपेयर करा दिया और कंपेयर करा के वैल्यू ला दी। इससे मेरे को पता चला कि हमारा जो मेजरिंग प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है, वो कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड है। मैंने इस लेंथ को कंपेयर किया किससे, मार्कर। मार्कर मेरा इस समय क्या था, यूनिट था। तो मैंने इस यूनिट से इस लेंथ को कंपेयर किया। तो ऐसे ही अभी जैसे हमने देखा, हम लेंथ को कंपैरिजन के थ्रू मेजर कर रहे थे। सपोज मेरे को मार्केट से आम खरीदने जाने हैं,
मैंने कहा 10 केजी आम दे दीजिए, तो वो बंदा क्या करेगा, एक साइड में 10 केजी रखेगा और एक साइड में आम रखना शुरू करेगा। क्लियर? तो आप 10 केजी से, मतलब ये वेट रखा हुआ है, इस वेट से आप कंपेयर करते हैं किसका, आम का। तो यहाँ भी कंपैरिजन प्रोसेस हुआ ना। आप पेट्रोल पंप गए, आपने पेट्रोल पंप वाले से बोला 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। अब वो क्या कर रहा है, 1 लीटर पेट्रोल, वो लीटर वाला अपना स्केल लेता है, मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, उसने बर्तन बनाया हुआ है, उससे भरता है और डाल देता है। क्लियर ना? तो अब ये हमें पता चला कि अभी भी मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो मेजरिंग प्रोसेस है बेटा, वो मेजरिंग प्रोसेस किस पर बेस्ड है, वो कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड है। आप किसी भी चीज का जब कंपैरिजन करते हैं तभी आपको मेजरमेंट मिलता है। बस याद रखना कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज में होना चाहिए। जब आप लेंस मेजर कर रहे थे तो आपने कंपैरिजन लेंस से किया, जब आप मास मेजर कर रहे थे तो आपने कंपैरिजन मास से किया, और जब आप वॉल्यूम मेजर कर रहे थे तो आपने कंपैरिजन वॉल्यूम से किया। ठीक है? तो अब यहाँ कितनी चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का मैंने मीनिंग क्लियर किया। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरिंग प्रोसेस किस पर बेस्ड है, तो मेरा मेजरिंग प्रोसेस बेस्ड है बेटा किस पर, कंपैरेटिव स्टडी पर। हम हर चीज को मेजर करते हैं कंपैरिजन के थ्रू। ठीक है? इतनी चीजें मेरी क्लियर हो गई। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। इस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम देखते हैं तो एक मिलता है मेरे को फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बना फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा बनता है डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट में मैंने बनाया फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड बनाया डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज का आप डेफिनेशन समझिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है द क्वांटिटीज which cannot be produced with the help of another quantities। मैंने बोला the quantities which cannot be produced with the help of another quantities। इसका मतलब वो सारी क्वांटिटियां जिन्हें आप दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प से डेवलप नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को बेटा हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनके यूनिट क्या बनेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो सिंपल सा बना द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? अब हम आगे चल के बताएंगे आपको। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो प्रैक्टिकली मेरे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7। अब ऐसे ही आता है कौन, डेराइव्ड क्वांटिटीज। जब अपन डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वो क्या मिलता है हमें, द क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते समय काम आएगा, है ना। और मैंने बताया नोट्स जब बनाएंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है? डेराइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which can be produced with the help of fundamental quantities are known as derived quantities। तो कहने का मतलब है कि जिन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डेवलप करते हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्लियर सबको? और इन डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। तो सिंपल सा बना कि फंडामेंटल का मतलब हुआ जिन क्वांटिटीज को आप कहीं और से डेवलप नहीं कर सकते, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनके यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव्ड यूनिट, द क्वांटिटीज, है ना। डेराइव्ड क्वांटिटीज पे बात करें, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर आप डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करने जाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा जिन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट को बोलेंगे हम लोग डेराइव्ड यूनिट।
quantity which can be measured with the help of an instrument. अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं तो वो फंडामेंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको फिजिक्स में लेके आएंगे। अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो उसको फिजिक्स में नहीं लाएंगे, है ना। तो जैसी मेरी बात चल रही थी कि हम जिस रूम में बैठे हुए हैं बेटा, इस रूम का आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, आप रख दीजिए इसको फिजिक्स में। इस रूम का एरिया मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है, रख दीजिए। रूम का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है, रख दीजिए फिजिक्स में। रूम का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, आप रूम में आने वाली एयर का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते बेटा। तो इसमें हम जो एयर भरेंगे, इसमें कोई भी गैस भरेंगे, इसका वॉल्यूम में मेजर नहीं कर सकता, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये जो गैसेस के वॉल्यूम की बात होगी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम फिजिक्स में नहीं रखने वाले। अब आपको लगता है कि क्यों नहीं है, तो देखो इस रूम में जब मैं गैस भरूं तो कंप्रेस करके रखूंगा तो इसके वॉल्यूम से कहीं ज्यादा वॉल्यूम गैस आ जाएगी, और मैं फ्री छोड़ दूंगा तो फिर इसके वॉल्यूम से काफी कम वॉल्यूम गैस का आएगा। जैसे हमारे घर का गैस सिलेंडर आप देखते हो, उसमें कंप्रेस करके भरते हैं तो महीने भर की गैस आती है। कभी देखना हो कितनी गैस आती है तो देखते हैं अपन, कभी किसी का सिलेंडर लीक कर जाए, पूरी कॉलोनी में गैस की बदबू आने लगती है, यानी कि इतनी सारी गैस भरी हुई थी जिसने पूरी कॉलोनी कवर कर रखी थी, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें मेरे को क्लियर हो चुकी हैं। फिर इसके बाद मैंने फंडामेंटल बताया। फंडामेंटल का मतलब द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ another quantities are known as fundamental quantities and their units are known as fundamental units. फिर बात आती है किस पर, derived quantities पर। the quantities which can be produced with the help of fundamental quantities are known as derived quantities and their units are known as derived units, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा इन 7 fundamental quantities पर, ठीक है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जाने के लिए मैंने टेबल बनाया। यहां पर हम क्वांटिटीज लेने वाले हैं। इधर मैंने क्वांटिटीज को रखा बेटा, इधर हम यूनिट को रखेंगे और इस साइड में हम सिंबल को रखने वाले हैं, और इस साइड में हम डायमेंशनल सिंबल, ठीक है। ये मैंने एक टेबल डेवलप करने की तैयारी कर ली। ये टेबल तैयार करना है। जो मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, सबसे पहले मास, सेकेंड नंबर लेंथ, थर्ड नंबर टाइम, फोर्थ होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, शॉर्ट में हम लोग इसको टेम्परेचर बोलते हैं, मैंने टीएमपी लिख दिया। तो मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, शॉर्ट में टेम्परेचर बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट, और नेक्स्ट आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ले ली, एक एक करके देख लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, शॉर्ट में टेम्परेचर बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बेटा इनके यूनिट्स पे बात करते हैं। मास को आप मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम। मास आ गया किलोग्राम में, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली इनके यूनिट यूज किया करते थे। तो ये जैसे बना हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये बने फंडामेंटल यूनिट। अब साइंटिस्टों ने क्या कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि हम इतना यूनिट, मतलब 8th क्लास तक हम लोग कंप्लीट यूनिट लिखते थे। इन्होंने कहा भाई इसे लिखने में टाइम खराब होता है, आप क्या करो इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग सिंबल बोलते हैं। जब हम यूनिट को सिंबल में ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एनसीईआरटी के 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं कि कहते हैं कि अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो आप सिंबल में कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तो आप स्मॉल लेटर यूज करेंगे। समझ गए ना? तो अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो कैपिटल लेटर का यूज करना है, अदरवाइज स्मॉल लेटर का। दूसरा, जब भी आप यूनिट को लिखेंगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि आप 10 न्यूटन लिखेंगे तो 10 न्यूटन लिखेंगे, ना कि 10 न्यूटन्स लिखेंगे। क्लियर? तो दोनों पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। अब चूंकि किलोग्राम कोई साइंटिस्ट नहीं थे, है ना, होते तो कितना मजाक बनता बचपन में उनका, लोग कहते हैं अरे 2 केजी कहाँ जा रहे हो। तो किलोग्राम कोई साइंटिस्ट नहीं थे, तो इसका अगर मैंने कैपिटल के स्मॉल जी लिखा तो ये रॉन्ग है बेटा। ये मेरे को लिखना चाहिए स्मॉल के स्मॉल जी, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं है तो स्मॉल लेटर आएगा। मीटर साइंटिस्ट नहीं है, कौन आएगा? स्मॉल है। सेकंड, साइंटिस्ट नहीं है, कौन आएगा? स्मॉल एस। लेकिन स्मॉल एस में प्रॉब्लम है, आप तो स्मॉल एस लिख सकते हो, बुक में प्रिंट करते समय प्रॉब्लम आएगी। स्मॉल कैपिटल एक जैसे बनते हैं, ठीक है। अब वहां एस दिया गया है सोलर कांस्टेंट को, तो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसी सी लिख देते हैं। केल्विन साइंटिस्ट है, ओके, तो केल्विन साइंटिस्ट है, हम कैपिटल के का यूज करेंगे। कैंडेला साइंटिस्ट तो है लेकिन बेचारे बाद में आए थे, तो हम स्मॉल सी स्मॉल डी का यूज करेंगे। एम्पियर साइंटिस्ट तो है लेकिन बाद में आए थे, तो हम लोग एएमपी का यूज करेंगे। मोल ये केमिस्ट्री की चीज है, हम लोग क्यों इसके पचड़े में पड़े, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली इसकी, ठीक है। तो ये मैंने सिंबल देने का आपको तरीका बता दिया कि अगर साइंटिस्ट के नेम पे तो कैपिटल लेटर यूज कर लेना, अदरवाइज क्या चल लेना? स्मॉल लेटर। ऐसे हम लोगों ने सिंबल दे दिए। अब ये सिंबल वाली बात यानी कि 10th क्लास तक आप ये कर चुके थे। अब 11th क्लास के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है, तो अब आपको क्या करना है? आपको नई चीज डिस्कवर करनी है। वो क्या है? डायमेंशनल सिंबल, ठीक है। तो जो नई चीज आपको डिस्कवर करनी है बेटा वो डायमेंशनल सिंबल है। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट लोगों ने सिंबल दिया तो थोड़ा छोटा किया, थोड़े दिन तक तो बड़ा अच्छा लगा, बाद में साइंटिस्ट का मतलब है ना, तो साइंटिस्टों ने कहा यार इसको भी लिखने में तकलीफ होती है, इसको छोटा करो। तो इसको और छोटा करने के लिए क्या दिया गया? डायमेंशनल सिंबल। तो साइंटिस्टों ने कहा यार इनको सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट कर दो। तो एक तरीके से क्वांटिटीज का सिंगल लेटर में रिप्रेजेंटेशन ही क्या है? डायमेंशनल सिंबल है। क्योंकि मेरा पूरा टॉपिक यही है, डायमेंशन, ठीक है। ये सब तो पुरानी बातें थी। तो अब हम डायमेंशनल सिंबल देने जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला मास, मास का मतलब कैपिटल एम। अब याद रखना बेटा, जब भी आप डायमेंशनल सिंबल की बात करें आपका ये ब्रैकेट होना जरूरी है। एनसीईआरटी कहता है अगर ब्रैकेट नहीं है तो मैं इसको डायमेंशनल सिंबल नहीं मानूंगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मास डायमेंशनल सिंबल क्या अपना? एम। लेंथ, अब लेंथ यानी कि रिप्रेजेंट किससे किया जाए? एल से। टाइम रिप्रेजेंट किससे किया जाए? टी से। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि आप के भी लिखो और थीटा भी लिखो, समझ गए? एनसीईआरटी कहता है के भी लिखो थीटा भी लिखो, लेकिन हम लोगों ने कहा अगर हम दोनों लिखेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यूनिट है या डायमेंशन है। तो मैंने कहा मैं यूनिट में के लिखूंगा और डायमेंशन में थीटा लिखूंगा, तो मेरे को कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मैंने कैंडेला की बात की, ठीक है। तो देखो ये सारे लोग बात मानते जा रहे थे, सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट होते जा रहे थे। कैंडेला से बोला गया भाई आप सिंगल लेटर में आओ। कैंडेला बोला नहीं मैं सिंगल लेटर में नहीं आ सकता। ठीक है भाई नहीं आ सकता। इसने साइंटिस्टों की बात नहीं मानी, उठा के सिलेबस से बाहर कर दिया। आज के बाद आप कभी पूरी फिजिक्स में कैंडेला नहीं देखेंगे, समझ गए? जो बात मानेगा वो रुकेगा, जो नहीं मानेगा तो भगा दिया जाएगा। अब बात आ गई एम्पियर की, तो एम्पियर, अब एम्पियर डर गए, इन्होंने कहा कैंडेला को भगा दिया गया, मेरी भी बारी आ जाएगी। एम्पियर से बोला तुम्हारा क्या करना, बोले नहीं सिंगल लेटर, आ गया एम्पियर, ठीक है। मोल मेरे को कुछ करना ही नहीं, बोल दिया तो केमिस्ट्री की चीज है, छोड़ दिया जाए। तो ऐसे करके बेटा हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं
मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इनके यूनिट आ गए, ये इनके सिंबल आ गए और ये आ गए डायमेंशनल सिंबल। प्रैक्टिकली आपको इस एग्जाम में क्वांटिटीज और डायमेंशनल सिंबल पे वर्क करना है, ठीक है। बस याद रखना इनके लिए ब्रैकेट होना जरूरी है, अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो यूनिट मान लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, इसके लिए ब्रैकेट होना जरूरी है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। तो मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट आ गए, फंडामेंटल यूनिट। अब मैं चलता हूं बेटा डेराइव्ड क्वांटिटीज के पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेराइव। अब मैंने बनाया है डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज में मैंने आपसे बोला था द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जिन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डेवलप करेंगे उन्हें बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। सपोज मैंने आपसे बात की स्पीड की, ठीक है, स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोल दूं मैं, ठीक, या आप कंफ्यूज ना हो, मैं स्पीड ही बोल देता हूं, नहीं फिर बाद में देखा सकती। मैंने स्पीड लिया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस यूनिट क्या बनाओ, मीटर, टाइम यूनिट क्या बनाओ, सेकंड। आपको पता चला भाई स्पीड तो फंडामेंटल से मिलकर बन रही है ना, तो ये कौन हुआ, ये फंडामेंटल से मिलकर बना है तो डेराइव्ड हुआ ना। अब ये यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, मेरे को डायमेंशन अगर देना पड़ जाए, है ना, चलो डायमेंशन देना पड़ जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे या मैं यहीं तक रुकता हूँ बेटा। सपोज मैंने एक्सेलरेशन की बात की, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल dv बाय dt। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी सेम, कौन बनेगा, मीटर पर सेकंड, और ये भी कौन आ गया मेरे पास, सेकंड, ठीक है। फाइनली यूनिट की बात आ जाएगी तो आप क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली है ना, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं। तो अब ये खुद कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है डिस्टेंस और टाइम से। वेलोसिटी कहां से मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। तो ऑटोमेटिकली ये कहां से मिला, ये फंडामेंटल से मिला ना। तो आपको सिंपल सा बस याद रखना है कि जिन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल की हेल्प से डेवलप करेंगे उन्हें बोलेंगे आप डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ऐसी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं बेटा। और इनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्लियर हुआ डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स। अब आप एक चीज और याद रखना कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, ठीक है। तो देयर आर, ये नोट करके रखेंगे, देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है बेटा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब है कि प्रैक्टिकली वो यूनिट नहीं है, बात ध्यान से समझते जाना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब है कि प्रैक्टिकली कोई यूनिट नहीं है, लेकिन आपको उन यूनिट्स की बहुत जरूरत पड़ी। तो जब हमें उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो है नहीं लेकिन जरूरत पड़ी तो मैंने सपोज कर लिया, तो वो सपोज वाली यूनिट कौन है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। नंबर वन प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन। प्लेन एंगल, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लेते हैं, या आप जो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अप्लाई करते हैं, ये हमारा कौन है, प्लेन एंगल। इसका यूनिट रेडियन हमें लेना है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है। अब जैसे
प्लेन एंगल, जैसे मैंने आपसे बोला, आप जनरली जब एंगल में बात करते हैं तो मैंने एंगल लिया, प्लेन एंगल ले रहा हूं मैं। प्लेन एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब आर को किस में मेजर करोगे, मीटर में, रेडियस को भी मीटर में, दोनों क्या हो गए कैंसिल, कोई यूनिट मिला नहीं मिला, लेकिन आपको जरूरत है सपोज किया तो कौन बना, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये मैंने बात की प्लेन एंगल की। अब मैं सॉलिड एंगल की बात कर लेता हूं भाई। सॉलिड एंगल क्या होता है, सपोज करो मैंने एक बल्ब को यहाँ पे लाइट अप किया और ये मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है ना, एक मैंने हॉलो स्फीयर ले लिया या एक सर्किल ले लिया, हॉलो स्फीयर ले लेता हूं। एक हॉलो स्फीयर के अंदर मैंने एक बल्ब को लाइट अप किया, बल्ब को लाइट अप करेंगे, अब लाइट रे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगी। अब सपोज करो मैंने यहां से इतना एरिया कट मार दिया, अगर मैं इसमें से इतना एरिया कट मार दूं तो ये लाइट रे ऐसे जाएंगी ना, तो ये कटिंग एरिया सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये रेडियस आर ले लिया जाए, ये एरिया, तो सॉलिड एंगल जो होता है ना, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑब्लिक डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया जब मैं लगाऊंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो यूनिट क्या इसका क्या बनने वाला है, 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर हो गया। तो जिन लोगों को डाउट था उनके लिए मैंने दोनों आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए। एंगल आर्क अपॉन रेडियस कैंसिल हो गया, फिर मैं सॉलिड एंगल आया, हॉलो स्फीयर लिया मैंने, सेंटर पे एक बल्ब को लाइट अप किया, छोटा सा पोर्शन कट कर दूंगा, लाइट रे उसी में से बाहर आएंगी। अब ये बाहर आने वाली लाइट रे सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई ये तो इमेजिनरी है ना, पूरा एरिया लेंगे तो वही के वही आ जाएगा। तो ये बनता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो इतना हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे सीधे डायमेंशन पे बात करने वाले हैं, ओके।